एमपी बोर्ड के क्लास 12th के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस क्लास में 5 मार्च के दिन भूगोल का आपका जो पेपर होने वाला है उसके लिए मैं आपको इस वीडियो में जो क्वेश्चन पेपर दे रही हूँ फुल सॉल्यूशन के साथ मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगी। तो जिन बच्चों को भरोसा है वो पूरा वीडियो लास्ट तक देखें और एक एक प्रश्न को कंप्लीट करें, क्योंकि 100% आपके क्वेश्चन इसी में से रहेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगी, बिना किसी देरी के पहला प्रश्न हम पढ़ेंगे। में रहेगा सही विकल्प चुनिए। पहला है निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है। तो भूमध्य सागरीय कृषि में कैसे खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है। दूसरा है निम्न में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। तो अफ्रीका में है। तीसरा है निम्न में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो इसका आंसर आपका रहेगा प्रौद्योगिकी इसका आंसर रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे यहाँ से। तो आपका अगला प्रश्न है इसमें निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है। तो आपका जो तृतीय क्रियाकलाप है वो इसमें से आपका रहेगा व्यापार। व्यापार क्या है आपका तृतीय क्रियाकलाप है। जो पांचवा है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना का वर्ष है। तो कौन से वर्ष में हुई थी इसकी स्थापना 1984 में। छठा है निम्नलिखित में से कौन सा मेरिसन नगर नहीं है। तो जो मेरिसन नगर कौन सा नहीं रहेगा आपका दिल्ली नहीं रहेगा। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हम यहाँ से टिक करेंगे। तो पहले का आपका इसमें रहेगा ये बी वाला, दूसरे का आपका इसमें ए वाला सही रहेगा, तीसरे का आपका ए रहेगा और जो चौथा है आपका चौथे का आपका सी रहेगा, पांचवे का आपका ए रहेगा और छठे का आपका बी रहेगा। कंप्लीट अच्छे से करना है। और आपको लगातार हम ऐप पर भी वार्षिक परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं, यूट्यूब पर भी करवा रहे हैं, लेकिन ऐप और यूट्यूब के मॉडल पेपर में काफ़ी अंतर आपको देखने को मिलेगा। अभी तक आप ऐप से नहीं जुड़े हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, चेक करें, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी किस तरह से आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। तो जल्दी से आप ऐप से जुड़े। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ से आपका जो दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला रिक्त स्थान आपका रहेगा चाय सर्वाधिक डेढ़ राज्य में पाई जाती है। तो जो चाय है वो सबसे अधिक कौन से राज्य में पाई जाती है। तो असम में पाई जाती है। अगला है मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील डेढ़ के मध्य परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन करता है। तो इसका आंसर आपका रहेगा मानव। पृथ्वी और क्रियाशील मानव के मध्य परिवर्तन संबंधों का ये क्या करता है अध्ययन करता है। अगला है नैनीताल भारत का एक डेढ़ नगर है। तो ये कैसा नगर है पर्यटन नगर है, पर्यटन। अगला है श्रमजीवी जनसंख्या को डेढ़ वर्गों में विभाजित किया गया है। तो इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है, 3 वर्गों में विभाजित किया है। 5 है भारत में नियमित जनगणना डेढ़ वर्ष से प्रारंभ हुई। तो ये 1981 से प्रारंभ हुई। अगला है बिग बैंग रेल मार्ग डेढ़ में स्थित है। तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया। ये हो गए हैं आपके रिक्त स्थान कंप्लीट। अब मैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए पहले भर देती हूँ, फिर आप स्क्रीनशॉट लें। तो मैंने यहाँ से कंप्लीट कर दिया है, स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए अगला जो प्रश्न है आपका सत्य सत्य लिखिए। पहला है भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल चावल है। तो पहला आपका इसमें सत्य रहेगा, ये आपका इसमें सत्य रहेगा। अगला है खनिज संसाधनों का संरक्षण आवश्यक नहीं है। तो ये आपका असत्य रहेगा, क्योंकि खनिज संसाधनों का हमें संरक्षण करना चाहिए, बचाना चाहिए। क्यों बचाना चाहिए? आगे की पीढ़ियों के लिए बचाना चाहिए। तो संरक्षण करना आवश्यक है। यदि आए तो सत्य कर दीजिए, नहीं
को छोड़कर यदि है आ जाए यहाँ पे आवश्यक है तो सत्य कर देना है और नहीं आए तो असत्य कर देना है। अगला है आपका मुंबई भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक पतन है, तो ये आपका सत्य रहेगा। अगला है विश्व की 90% जनसंख्या स्थल भाग के 10% में निवास करती है, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। अगला प्रश्न तेलंगाना मैंगनीज उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, तो ये भी आपका क्या रहेगा, असत्य रहेगा। असत्य रहेगा क्योंकि उड़ीसा भारत में मैंगनीज अयस्क का क्या है, प्रथम स्थान पर है, तो यहाँ पे मैं उड़ीसा लिख रही हूँ। यदि उड़ीसा आए तो आपको सत्य कर देना है इसको, उड़ीसा। अगला है स्वेज नहर में प्रतिदिन 200 जलयान आवागमन करते हैं, तो ये आपका सत्य रहेगा। तो देखिए यहाँ पे जो स्वेज नहर की बात की गई है कि प्रतिदिन 200 जलयान का आवागमन होता है, तो जो स्वेज नहर है ये क्या है, एक व्यस्त जलमार्ग है। यहाँ पे प्रतिदिन क्या है, जहाजों का जो आवागमन की संख्या है वो 100 हो सकती है, 100 से कम है, 100 से कम है, 200 नहीं है, क्योंकि यह बहुत व्यस्त जलमार्ग है। तो 100 से कम यदि आए तो भी आप सत्य कर दें, 100 आए तो भी आप सत्य कर दें, बाकी 100 से ऊपर आए तो आपको असत्य इसमें करना है। तो चलिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 100 से कम। समझ में अच्छे से आया होगा। यहाँ से हम टिक करेंगे, पहला ट्रू है, दूसरा आपका फॉल्स, तीसरा ट्रू, चौथा ट्रू रहेगा, पांचवा फॉल्स रहेगा और छठा भी फॉल्स रहेगा। ये आपका चौथा प्रश्न है जिसमें आपको सही जोड़ी लिखिए। पहली जोड़ी है विकसित देश, तो विकसित देश की जोड़ी आपकी रहेगी मृत्यु दर कम। दूसरी जोड़ी है भारत का जनसंख्या घनत्व, तो इसकी जोड़ी रहेगी 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तीसरी आपकी जोड़ी इसमें रहेगी भारत में न्यूनतम भाषाई समूह, तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी चीनी तिब्बत। चौथी जोड़ी है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश, तो इसकी जोड़ी रहेगी समुद्री पतन। अगली है जापान, तो जापान की जोड़ी आपकी रहेगी ओसाका प्रदेश। तो ये हो गई आपकी 5 जोड़ियाँ। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं नंबर डाल देती हूँ, तो यहाँ से 5वीं, चौथी, पहली, तीसरी और ये वाली आपकी दूसरी। तो अगले प्रश्न में आपको एक वाक्य में उत्तर भरना है। चलिए इसका आंसर भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहला आपका इसमें है वर्तमान प्रतिभूमि क्या है, तो इसकी परिभाषा हम यहाँ से लिखेंगे। तो चलिए नंबर डाल देती हूँ। तो वह भूमि जिस पर क्या है, एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती नहीं की गई हो, उसे क्या बोलते हैं, वर्तमान प्रतिभूमि कहते हैं। अगला है जनसंख्या वृद्धि का सबसे खराब परिणाम लिखिए। तो इसका आपका यहाँ से आएगा संसाधनों की कमी, और क्या रहेगा, और पर्यावरण प्रदूषण। जनसंख्या वृद्धि का सबसे खराब परिणाम क्या रहा है, संसाधनों की कमी और पर्यावरण प्रदूषण रहा है। अगला आपका है भारत की 2 प्रमुख तिलहन फसलों के नाम आपको बताना है। तो तिलहन फसलों का नाम आपका रहेगा सरसों और दूसरा रहेगा
मूंगफली। अगला है ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो इसको क्या बोलते हैं? डाउन्स इसको बोलते हैं, डाउन्स। अगला आपका है स्थानांतरणशील कृषि को उत्तर पूर्वी भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो इसको झूम कृषि के नाम से जाना जाता है, झूम कृषि। तो ये हो गए हैं आपके एक वाक्य में उत्तर, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैंने पहले ही भर दिया है, कंप्लीट अच्छे से कर लेना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। ये यहाँ से सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट आप ले, क्योंकि पीडीएफ के थ्रू मैं आपको प्रश्न और आंसर दोनों एक्सप्लेन करूँगी। तो आज की यह जो क्लास है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये यहाँ से आपका 17वां प्रश्न है, 18वां है, यहाँ से ये आपका 19वां प्रश्न है, और ये यहाँ से आपका 8वां है, और ये 20वां प्रश्न है आपका। कंप्लीट अच्छे से करिएगा आप पूरे प्रश्नों को। यहाँ से ये आपका इसमें चित्र दिया गया है, ये इस तरफ से आपका ये मैप है, दोनों तरफ से बता रही हूँ आपको, ये इस तरह से और ये यहाँ से। तो चलिए अब सॉल्यूशन की ओर हम बढ़ते हैं। तो ये छठा है, कुंवारी इसी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा लिखिए। तो कुंवारी इसी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल वह विषय है जिसमें मनुष्य और उसके प्राकृतिक वातावरण के पारंपरिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सभी प्रश्नों का। यहाँ से अगला, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के कोई दो बिंदु लिखिए। तो मानव और प्रकृति के संबंध का अध्ययन, मानव गतिविधियों का स्थानिक अध्ययन। 7वां प्रश्न हम पढ़ेंगे, जनसंख्या वृद्धि को निर्धारित करने वाले कारक। तो पहला है जन्म दर, दूसरा है मृत्यु, तीसरा है प्रवास। जन्म दर के अंतर्गत है किसी क्षेत्र में एक निश्चित समय में होने वाले जन्मों की संख्या जनसंख्या को बढ़ाती है। अधिक जन्म दर होने पर जनसंख्या तेजी से बढ़ती है। मृत्यु दर के अंतर्गत है यदि मृत्यु दर कम होती है तो जनसंख्या में वृद्धि होती है। चिकित्सा सुविधा के विकास, मृत्यु दर में कमी आएगी। और प्रवास के अंतर्गत लिखेंगे किसी क्षेत्र में लोगों का आगमन होने से वहाँ की जनसंख्या बढ़ती है जबकि पलायन से घटती है। तो ये हो गया आपका 7वां प्रश्न। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप स्क्रीनशॉट लीजिए, और इसका अथवा आपका रहेगा अशोधित जन्म दर से क्या अभिप्राय है, इसका सूत्र लिखिए। तो किसी वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या पर होने वाले जीवित जन्मों की संख्या को अधिशोषित जन्म दर कहते हैं। और यहाँ पे सूत्र दिया गया है आपको ये इस तरह से, तो कंप्लीट अच्छे से कर लेना है आपको। आपका 8वां प्रश्न है, प्रवास के प्रतिकर्षक कारकों से कोई दो यहाँ पे कारक बताने हैं। तो प्रवास के प्रतिकर्षक कारक वे कारक हैं जो व्यक्ति को अपना स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं। पहला है बेरोजगारी की समस्या, दूसरा है गरीबी और आर्थिक कठिनाई। तो ये दो कारक हैं, बेरोजगारी की समस्या और गरीबी और आर्थिक कठिनाइयाँ। यहाँ से आपका 9वां प्रश्न रहेगा, मानव विकास के 4 स्तंभ के नाम लिखिए। तो पहला है समानता, सततता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। क्या है? समानता, सततता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। 9वां है, रोपण कृषि के कोई दो विशेषता लिखिए। तो रोपण कृषि एक ही फसल बड़े क्षेत्र में उगाई जाती है, जैसे चाय, काफ़ी या रबड़। ये क्या है? एक ही फसल है और काफ़ी बड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। दूसरा, इसमें उत्पादन आधुनिक तकनीक से किया जाता है और फसल मुख्यतः निर्यात के लिए ही होती है। अगला है आपका कृषि आधारित उद्योग के नाम। तो सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग। ये क्या है? सूती वस्त्र उद्योग और चीनी उद्योग कृषि आधारित उद्योग हैं। 10वां है आपका फुटकर व्यापार से क्या सही है? तो जब व्यापारी वस्तुओं को सीधे उपभोक्ताओं की कम मात्रा में बेचता है तो उसे फुटकर व्यापार कहते हैं। यहाँ अंतिम उपभोक्ता तक वस्तु पहुँचाने की प्रक्रिया है। क्या है कि देखिए, जब व्यापारी वस्तुओं को सीधे उपभोक्ताओं को कम मात्रा में बेचता है उसे फुटकर व्यापार कहते हैं, और उपभोक्ता वस्तु तक पहुँचने की यह एक प्रक्रिया है।
कुटीर उद्योग की कोई 2 विशेषता लिखिए। तो कुटीर उद्योग कम पूंजी और साधारण औजारों से संचालित किए जाते हैं और ये उद्योग प्रायः घर या गांव के स्तर पर परिवार के सदस्यों द्वारा किए जाते हैं। जो कुटीर उद्योग है वो कम पूंजी और साधारण औजार से संचालित होते हैं और ये उद्योग प्रायः घर और गांव के स्तर परिवारों के सदस्यों को प्रभावित करते हैं। अगला जनसंख्या वृद्धि से क्या सही है। तो किसी क्षेत्र की जनसंख्या में एक निश्चित समय की अवधि के दौरान जन्म, मृत्यु तथा प्रवास के कारण होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जब जन्म दर अधिक और मृत्यु दर कम होती है तो जनसंख्या बढ़ती है। देखिए, जन्म के दौरान एक निश्चित समय में जन्म के दौरान मृत्यु, आवास के कारण होने वाले जो परिवर्तन हैं उनको क्या बोलते हैं, जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। और जन्म दर अधिक और मृत्यु दर कम होती है तो इससे क्या है, जनसंख्या बढ़ती है। अगला जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं। तो किसी क्षेत्र के प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाली जनसंख्या की औसत संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। क्या है, किसी क्षेत्र के अंतर्गत प्रति किलो वर्ग मीटर में निवास करने वाली जो जनसंख्या है उसकी औसत संख्या को जनसंख्या कहते हैं। 12वां मुख्य श्रमिक सीमांत श्रमिक किसे कहते हैं। तो जो व्यक्ति 6 वर्ष, माह या उससे अधिक समय तक कार्य करता है उसे मुख्य श्रमिक कहते हैं। क्या है, 6 माह या उससे अधिक समय तक जो कार्य करता है श्रमिक कहलाता है। और जो वर्ष में 6 माह से कम समय तक कार्य करता है उसे सीमांत श्रमिक कहते हैं। कम समय तक करेगा तो उसे सीमांत श्रमिक कहेंगे। अगला है महानगर किसे कहते हैं। तो जिस नगर की जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक होती है उसे आर्थिक, औद्योगिक व प्रशासनिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र होता है, उसे महानगर कहते हैं। 13वां है ग्रामीण बस्तियों की 2 विशेषता लिखिए। तो ग्रामीण बस्तियों में जनसंख्या घनत्व कम होता है। दूसरा, वहाँ के लोग का मुख्य व्यवसाय कृषि और उससे संबंधित कार्य होते हैं। तो काफ़ी सरल है, जनसंख्या कम रहेगी और गांव के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, कृषि कार्य ही अधिकतर करते हैं। अगला है गैरीसन नगर क्या होते हैं, उनके कार्य लिखिए। तो वे नगर जहाँ सेना की स्थायी छावनी होती है गैरी नगर कहलाते हैं। क्या है, जहाँ सेना की स्थायी छावनी होती है गैरीसन नगर कहलाते हैं। इनका मुख्य कार्य राष्ट्रीय सुरक्षा और सैन्य प्रशासन होता है। क्या होता है, राष्ट्रीय सुरक्षा और सैन्य प्रशासन होता है। अगला है स्थानांतरणशील कृषि एवं व्यावसायिक कृषि के 2 विशेषता लिखिए। तो स्थानांतरण कृषि, इसमें जंगल जलाकर खेती की जाती है और भूमि की उर्वरता घटने पर किसान स्थल बदल देते हैं। देखिए क्या होता है, यहाँ पे जंगलों को जलाया जाता है, खेती की जाती है और किसान क्या है, जब उर्वरता घट जाती है भूमि की तो वह स्थान बदल लेते हैं। व्यावसायिक कृषि, फसल उत्पादन बाजार के लिए किया जाता है, आधुनिक तकनीक और मशीनों का प्रयोग होता है। व्यावसायिक कृषि में क्या है, फसल उत्पादन बाजार करने के लिए किया जाता है और आधुनिक तकनीक मशीन का प्रयोग इसमें होता है। तो कंप्लीट अच्छे से कर लेना है आपको। अगला है मिश्रित कृषि की 3 विशेषता लिखिए। पहला है फसल उत्पादन के साथ पशुपालन किया जाएगा। दूसरा, जोखिम कम होता है और भूमि अधिकतम व्यापार होता है। क्या है, फसल उत्पादन के साथ पशुपालन किया जाएगा, साथ में जोखिम कम होता है और भूमि का अधिकतम उपयोग होता है। 15वां है लघु उद्योग और वृहद उद्योग में अंतर लिखिए। तो लघु उद्योग में पूंजी कम होती है और वृहद उद्योग में अधिक कम उद्योग करेंगे, छोटा तो कम पैसे खर्चे होंगे, बड़ा करेंगे तो अधिक खर्चा होगा। दूसरा है लघु उद्योग उत्पादन कम होता है और वृहद में अधिक होगा। लघु उद्योग श्रम आधारित होता है और वृहद उद्योग मशीन आधारित होता है। तो सोच समझ कर अच्छे से आप पॉइंटों को कंप्लीट करें, समझ के करेंगे तो रटना नहीं पड़ेगा आपको। अगला है कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योग में अंतर। तो कुटीर उद्योग घर या गांव स्तर पर किए जाते हैं जबकि लघु उद्योग कार्यशाला स्तर पर होते हैं। दूसरा है कुटीर उद्योग में पारिवारिक श्रम, लघु उद्योग में नियोजित श्रमिक होते हैं और कुटीर उद्योग में परंपरागत तकनीक, लघु उद्योग में आधुनिक उपकरण प्रयुक्त किए जाते हैं। तो काफ़ी आसान और सरल भाषा में आपके लिए आंसर यहाँ पे कंप्लीट किया है, अच्छे से कंप्लीट आपको कर लेना है। 16वां भारत में जनसंख्या की वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारक। पहला है जलवायु, अत्यधिक गर्म या ठंडी जलवायु क्षेत्रों में जनसंख्या कम होती है। अत्यधिक गर्म या ठंडी जलवायु वाले क्षेत्र में जो जनसंख्या है वो कम होती है जबकि समशीतोष्ण जलवायु क्षेत्र में अधिक होती है। दूसरा है उपजाऊ मिट्टी, उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्रों में कृषि अच्छी होने से जनसंख्या घनत्व अधिक
होता है। तीसरा, जल की उपलब्धता, नदियों और जल स्रोतों के पास जनसंख्या अधिक पाई जाती है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी कंप्लीट है। अब यहाँ से हम इसका अथवा पढ़ेंगे। भारत में जनसंख्या वृद्धि के 3 कारक समझाइए। पहला है उच्च जन्म दर। तो भारत में सामाजिक धार्मिक मान्यताएं, अशिक्षा तथा पुत्र प्राप्ति की इच्छा के कारण जन्म दर अधिक होती हैं। अधिक जन्म दर होने से जनसंख्या तेजी से बढ़ती है। भारत में क्या है, सामाजिक धार्मिक मान्यताओं के कारण और अशिक्षा होने के कारण भी क्या है, पुत्र प्राप्ति की इच्छा, लड़का होना चाहिए, इस इच्छा में क्या है, अधिक मात्रा में वो क्या करते हैं, संतानों को जन्म देते हैं, जिससे क्या है, अधिक जनसंख्या वृद्धि होती है। दूसरा है मृत्यु दर में कमी। चिकित्सा सुविधाएं, टीकाकरण, स्वच्छता और पोषण में सुधार होने से मृत्यु दर में कमी आई है, जिससे जनसंख्या वृद्धि हुई है। देखिए, टीके लगवाए जाते हैं, चिकित्सक सुविधाएं हैं, स्वच्छता बढ़ गई है, पोषण मिल रहा है, तो क्या है, मृत्यु दर में कमी आ गई है। जो लोग हैं वो क्या है, व्यक्ति मर नहीं रहे हैं, तो जिससे क्या हो रही है, जनसंख्या बढ़ रही है। अगला है स्वास्थ्य एवं चिकित्सक सुविधाओं में सुधार। अस्पतालों, डॉक्टरों और दवाइयों की उपलब्धता बढ़ने से लोगों की औसत आयु बढ़ी है, जिससे जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। अस्पताल में डॉक्टर भी हैं, अधिक मात्रा में दवाइयाँ भी मिल रही हैं, जिससे क्या है, जनसंख्या बढ़ रही है। पूरी सुविधाएं मिल रही हैं, तो क्या है, जनसंख्या बढ़ेगी। 17वां है भारत में धान की खेती के लिए आवश्यक 3 भौगोलिक दशाएं लिखिए। तो तापमान, वर्षा, मिट्टी। तापमान की खेती के लिए 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त होता है, और वर्षा, धान को 100 से 200 सेंटीमीटर तक अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। और मिट्टी, उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी धान की खेती के लिए सर्वश्रेष्ठ होती हैं। अथवा है सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने के उपाय लिखिए। तो सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने के प्रमुख उपाय निम्नलिखित है। पहला, प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग, ताकि भविष्य की पीढ़ियां संसाधन सुरक्षित रहें। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग हमें आवश्यकता के अनुसार ही करना चाहिए, ताकि भविष्य के लिए भी संसाधन उपलब्ध रहें। दूसरा, पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत प्रदूषण नियंत्रण और वृक्षारोपण को बढ़ावा देना चाहिए। प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए क्या करना चाहिए, वृक्षारोपण को बढ़ावा देना चाहिए, और प्रदूषण भी कम फैलाना चाहिए। और नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग, जैसे सौर एवं पवन ऊर्जा जैसी पर्यावरण सुरक्षित, जिससे क्या है, इनका प्रयोग करना चाहिए, जिससे पर्यावरण भी सुरक्षित रह सके। 18वां है भारतीय कृषि की 4 समस्याएं समझाइए। तो भारत कृषि प्रधान देश है, फिर भी भारत कृषि अनेक समस्याओं से ग्रसित है। भारतीय कृषि की प्रमुख 4 समस्याएं निम्नलिखित है। पहला, भूमि जोतों का छोटा एवं बिखरा होना। भारत में अधिकांश कृषि के पास छोटी छोटी और बिखरी हुई भूमि होती है, जिससे आधुनिक कृषि तकनीकों का प्रयोग कठिन हो जाता है और उत्पादन कम होता है। दूसरा है सिंचाई सुविधा का अभाव। भारत की कृषि आज भी मुख्यतः मानसून पर निर्भर है। पर्याप्त सिंचाई साधनों के अभाव, सूखा या अनियमित वर्षा होने पर फसलें नष्ट होती हैं। तीसरा है आधुनिक तकनीकें और साधन की कमी। कई किसान आज भी परंपरागत औजार और विधियों से खेती करते हैं। उन्नत बीज, उर्वरक और मशीन के अभाव से कृषि उत्पादन प्रभावित होता है। चौथा है प्राकृतिक आपदाओं पर निर्भर। बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि और कीट प्रकोप जैसी प्राकृतिक आपदाएं फसलों को भारी नुकसान पहुंचाती है, जिससे किसान की आय घट जाती है। तो स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप भी कंप्लीट कर लीजिए इनको। अब अगला आपका प्रश्न यहाँ से रहेगा, खनिज संसाधनों के संरक्षण के 4 उपाय समझाइए। खनिज संसाधन सीमित होते हैं, इसलिए इनका संरक्षण आवश्यक है। खनिज संसाधन के संरक्षण के प्रमुख उपाय निम्नलिखित है। पहला, खनिज का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग। खनन कार्य वैज्ञानिक और सीमित ढंग से किया जाना चाहिए, ताकि खनिज लंबे समय तक उपलब्ध रहें। दूसरा है पुनः चक्रण। धात्विक खनिजों का पुनः उपयोग करके नए खनिज पर निर्भरता कम की जा सके। तीसरा, वैकल्पिक संसाधनों का विकास। खनिज के स्थान पर वैकल्पिक संसाधनों और नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग बढ़ावा
देना चाहिए और सरकारी नियंत्रण एवं संरक्षण कानून, खनन पर सरकारी नियंत्रण तथा सख्त कानून से खनिज संसाधन का संरक्षण किया जा सकता है। तो कंप्लीट अच्छे से करें। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप भी इनको कंप्लीट अच्छे से करें।